नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की जानिब से आपको दुनिया भर की और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की वो ख़बरें पहुँचाई जाती हैं और दुनिया की वो हकीकत पहुँचाने की कोशिश होती है कि आप सिर्फ इंटरनेशनल गोदी मीडिया के ज़रिए जो कुछ आपको बताने की कोशिश के तहत दुनिया को जिस तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश होती है, आप उस सर्कल से, उस दायरे से बाहर होकर के भी सोचें और समझें। इससे आपको अब तक ये तो महसूस होने लगा होगा कि दुनिया की हकीकत उससे काफ़ी अलग है जो CNN और BBC जैसे मीडिया आपको बताना चाहते हैं। इस हकीकत से पर्दाफाश उस वक्त शुरू हुआ जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और वहाँ से अमेरिका को बड़ा शैतान कहा जाने लगा और उसके बाद से अब 40 बरस में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अमेरिका सऊदी अरब से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने की बात करने लगा है। कई मुल्कों में हुकूमतें बदल चुकी हैं। इस बीच में ईरान के सबसे ज़्यादा नज़रियाती तौर पर नज़दीक लेबनान की हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है, जिसने सन 2000 में साउथ लेबनान से इजराइल को पहली बार वापस जाने पर मजबूर किया और अब सीरिया और इराक़ में भी उसी नज़रिए को मजबूत करने में लगा हुआ है। फ़िलिस्तीन में हमास जैसे ग्रुप्स भी ईरान और हिजबुल्लाह से ही मजबूती हासिल करते हैं। इस पूरे नज़रिए ने अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब और कुछ अरब मुल्कों के अलायंस के मुकाबले में एक बड़ी ताकत की हैसियत हासिल कर ली है। आज जो ख़बर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस पूरे इलाके में इन दो नज़रियों का टकराव कितना तेज़ और गहरा है। आज मैं आपको लेबनान के हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर हसन नसरुल्लाह की वेडनेसडे को दी गई तकरीर के कुछ हिस्से पहुंचा रहा हूं, जिससे इलाके के हालात आप काफ़ी हद तक समझ सकेंगे। आज ये सब जानना इसलिए भी ज़रूरी है और अहम है कि आज ही के दिन 15 मई 1948 को फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इजराइल मुल्क कायम करने का ऐलान किया गया था। इसी दिन को फ़िलिस्तीनी और इस इलाके के हिस्ट्री को याद रखने वाले नक़बा डे के तौर पर जानते हैं। अरबी भाषा में नक़बा डे का मतलब होता है बदनामी का दिन। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। इस खबर को तैयार करने में हमने लेबनान के अलमनार टीवी, इजराइल के जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इसराइल, लंदन के रायल यौम और मिडिल ईस्ट के कई और मीडिया की स्टडी की है। नक़बा डे से 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपने साथी मुस्तफ़ा बदरुद्दीन के मारे जाने की बरसी के मौके पर अलमनार टेलीविज़न चैनल पर भाषण देते हुए जो बातें कही हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। जब तक आंखें खोलकर दुनिया की हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक धोखे में ही रहेंगे। नक़बा डे के बारे में कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल पर अली यूनुस ने आर्टिकल में लिखा है कि आज फ्राइडे में फ़िलिस्तीनियों के लिए नक़बा की 72वीं बरसी है, जब फ़िलिस्तीन में इजराइल के बनने से पहले के यहूदी समुदाय, जिसे यीशु के तौर पर जाना जाता था, उसे कॉलोनियल पावर ब्रिटेन ने अपने वहाँ से जाने के साथ ही इसे इजराइल में बदल दिया। यूनाइटेड किंगडम ने पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान फ़िलिस्तीन पर हमला करके कब्जा कर लिया था। अली यूनुस के मुताबिक फ़िलिस्तीनियों के लिए नक़बा सिर्फ एक हिस्टोरिकल वाक़या ही नहीं है, बल्कि ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जो 1880 की दहाई में शुरू हुआ, जब यूरोपीय ज़ायोनीवादी यहूदी फ़िलिस्तीन में अपना मुल्क बनाने की तैयारी करने लगे थे। इजराइली प्रोजेक्ट 1948 में 5 कमज़ोर अरब मुल्कों की फ़ौजों को नाकाम करके फ़िलिस्तीन में बसने में कामयाब हो गया था, लेकिन आज भी फ़िलिस्तीनी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन उसी तरह से जारी है। 1947 और 1949 के बीच 19 लाख की आबादी वाले फ़िलिस्तीन से लगभग 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को नए यहूदी आने वालों के लिए जगह बनाने के लिए उनके शहरों और गांवों से बाहर निकाल दिया गया था। इसमें ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी पड़ोसी मुल्कों में भाग गए, जहां वे शरणार्थी यानी रेफ्यूजी के तौर पर बस गए। अब उनकी तीसरी नस्ल वहां पर
बसी हुई है। अब मैं आता हूं हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की उस तकरीर पर, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस तकरीर को इजरायली मीडिया ने भी काफ़ी डिटेल से और एनालिसिस के साथ छापा है। अरब मुल्कों में करोड़ों लोग हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीर बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि वे अकेले अरब लीडर हैं जो पूरे मुस्लिम मुल्कों और अरबों की प्रॉब्लम्स और असल इशू ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन की बात करते हैं। अमेरिका और इजराइल के साम्राज्यवादी यानी इम्पीरियलिस्ट मंसूबों से पर्दा उठाते रहते हैं और अरब सरकारों को बेनकाब करते रहते हैं। उनकी तकरीर अमरीकी और इजरायली सरकारें बहुत ही तवज्जो से सुनती हैं और उनका कहना है कि जो कुछ हसन नसरुल्लाह कहते हैं वो सच होता है, और अगर वो कोई आने वाले वक्त के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं तो वो भी सही साबित होती है। हसन नसरुल्लाह ने वेडनेसडे को अपनी तकरीर में सीरिया के साथ ईरान के कोऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान का मकसद सीरिया की पहचान और आज़ादी को बचाना है, ताकि वो अमेरिका और इजराइल के चंगुल में ना फंस जाए। उन्होंने कहा कि ईरान सीरिया में असर बढ़ाने के लिए किसी भी मुल्क के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा है, और ईरान का असल मकसद सीरिया पर अमेरिका और इजराइल के कब्ज़े को रोकना है। यही वजह है कि ईरान किसी भी हालत में सीरिया के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता। हिजबुल्लाह के लीडर ने आगे कहा कि इजराइल सीरिया में होने वाली तब्दीलियों से बौखला गया है, और यही वजह है कि वो बौखलाहट में जो समझ में आ रहा है वो सीरिया में कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि हालिया दिनों में इजराइल ने सीरिया पर हमले तेज़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल और उसके सपोर्टर सीरिया जंग हार चुके हैं, और असल में अब सीरिया अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के जॉइंट प्लान की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है, जिसका मकसद पूरे इलाके पर कब्जा करना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीरिया भारी बजट, फौजी साजो सामान, मॉडर्न हथियारों और दसियों हज़ार हथियारबंद लोगों की मदद से तैयार एक बहुत बड़ी साजिश से बच निकला है, और हकीकत में सीरिया इस जंग में कामयाब हुआ है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इस साल पिछले बरसों से बढ़कर हमें नज़र आ रहा है कि अरब मुल्कों ने फ़िलिस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हसन नसरुल्लाह ने फ़िलिस्तीन के बारे में अपना ठोस रुख ऐसे वक्त में दोहराया है जब अरब मुल्कों, ख़ास तौर पर सऊदी अरब के टीवी चैनलों से इजराइल के साथ दोस्ती के लिए एनकरेज करने वाले सीरियल दिखाए जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की तकरीर पर कमेंट करते हुए लंदन से छपने वाले अखबार रायल यौम ने कहा है कि अब बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि सीरिया पर कब्जा करने की कितनी खतरनाक साजिश है। सीरिया पर इजराइल क्यों बार बार हमले कर रहा है। अगर सीरियाई सरकार भी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना बंद कर देती, दूसरों की तरह वो भी इजराइल की खुशामद शुरू कर देती और रिश्वत के तौर पर अरब सरकारों की तरफ से पेश किए जाने वाले अरबों डॉलर कबूल कर लेती, तो ये जंग ना होती जो 9 साल से जारी है। आपको याद दिला दूं कि 2011 से सीरिया में तुर्की के रास्ते आने वाले दाइश आतंकवादियों और कुछ लोकल मुखालिफ ग्रुपों ने जंग छेड़ रखी है। इन आतंकवादियों ने कई साल तक मुल्क में बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी किए रखा, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह और रूस की मदद से इन आतंकवादियों को बड़े हिस्सों से खदेड़ा जा चुका है। उन आतंकवादियों को अमेरिका, इजराइल और कुछ अरब मुल्कों की सपोर्ट थी, जिसके बहुत से सबूत मौजूद हैं। यही आतंकवादी इराक में भी पहुंचे थे, जहां अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हसन नसरुल्लाह ने अपने स्पीच में कहा कि सीरिया में मिसाइल बनाने की जो भी यूनिट है, इजराइल उस पर हमले करता है, क्योंकि वो सीरिया और उसके दोस्त मुल्कों को अपने वजूद के लिए बड़ा ख़तरा समझ रहा है। इन मिसाइलों ने समीकरणों को बदल दिया है और ताकत का संतुलन अब इस हद तक बदल गया है कि ईरान की लीडरशिप वाली रेजिस्टेंस फोर्सेस का पलड़ा भारी है। आम तौर पर दुनिया भर के पॉलिटिशियंस बहुत सी बातें नहीं बताते और कुछ झूठ से काम लेते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह अपनी स्पीचेस में बेहद अहम बातों से पर्दा हटाने में कभी नहीं हिचकिचाते, चाहे वो सीरिया के जंग के मैदान की बात हो, इराक का मामला हो या ईरान की
स्ट्रेटेजी का सवाल हो। वे अपनी तकरीर में बहुत से उलझे हुए सवालों के जवाब दे जाते हैं, इसलिए उनकी तकरीर मुस्लिम और अरब मुल्कों में ही नहीं बल्कि ख़ुद इजराइल में भी बहुत ध्यान से सुनी जाती है। राय अल यौम का कहना है कि वे ये बात शायद 1000वीं बार कह रहे हैं कि इस इंसान को पता नहीं कि झूठ क्या होता है। हसन नसरुल्लाह ने अपनी स्पीच में कहा कि सीरिया में ईरानी फोर्सेस नहीं है बल्कि सिर्फ ईरानी सलाहकार मौजूद हैं। सिर्फ एक बार ईरान ने अपनी फ़ौजें भेजी थी और वो हलब यानी जिसे एलेप्पो भी कहा जाता है की लड़ाई का मौका था। इस मौके पर ईरान ने 2 महीने के लिए अपनी फ़ौजें भेजी थी। जब सीरियाई फ़ौज और उसकी दोस्त फोर्सेस को इस बड़ी लड़ाई में कामयाबी मिल गई तो ईरानी फ़ौज वापस चली गई थी। राय अल यौम लिखता है कि हसन नसरुल्लाह ने जो कहा वो हकीकत है। मौजूदा हालात के बारे में कमेंट करते हुए राय अल यौम लिखता है कि इजराइल सीरिया पर जो हमले कर रहा है उनसे उसका मकसद पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो अब बहुत देर हो चुकी है, हज़ारों की तादाद में मिसाइल हिजबुल्लाह और सीरियाई फ़ौज को मिल चुके हैं, और दूसरे ये कि इन मिसाइलों का निशाना अचूक यानी सही निशाने पर लगने वाली मिसाइल हैं और ईरान की लीडरशिप वाले फ्रंट को इस लड़ाई में कामयाबी मिल चुकी है। इजराइल की एयरफोर्स हर लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा करती थी, मगर अब वो बेअसर हो चुकी है क्योंकि मिसाइल ताकत ने नए समीकरण बना दिए हैं। तो इजराइल अपने हमलों के बारे में जो भी दावे करता है वो सिर्फ अपने लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। इसी बीच यू न्यूज़ ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच होने वाली रजामंदी के मुताबिक दुबई में इजराइल की एम्बेसी टेम्पररी तौर पर बताकर खुलने जा रही है। कुछ सूत्रों ने कोरोना के संकट के बीच इजराइल के साथ बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ताल्लुकात के कायम होने की खबरें छापी हैं, जिनमें कहा गया है कि ये दोनों मुल्क इजराइल के साथ तजुर्बों और मेडिकल इक्विपमेंट का लेन देन कर रहे हैं। हालिया बरसों में अरब मुल्कों ख़ासतौर से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के इजराइल के साथ ताल्लुकात के कायम होने की खबरें अक्सर मीडिया में आती रही हैं। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट किस तरफ जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और कुछ अरब मुल्क हैं और दूसरी तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के हूथी वगैरह हैं। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका के अलग होने के बाद अब यूरोपीय मुल्क भी अमेरिका के साथ नज़र आ रहे हैं और हालात इसका खुला इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके में साजिश करके पूरे इलाके पर कब्जा करने वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।